हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। इस वीडियो में बात करेंगे सक्षम प्रैक्टिस 915 को। कंप्यूटर रीजनिंग के वीडियोस जो क्वेश्चंस होते हैं इन वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करते हैं, तो जिसको जहां प्रॉब्लम है आप अपनी प्रॉब्लम्स को इन वीडियोस के थ्रू जो है क्लियर कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ बताने लायक। जहाँ ज़्यादा बताने लायक होगा वहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। ब्रेल कीबोर्ड का विकास किसने किया था? इस टाइप का क्वेश्चन आना अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब ये आया होगा तब तो ये करंट में रहा होगा, बट आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको विकास किया था गूगल ने, ठीक। अब समझने वाली बात यह है, ब्रेनली जो होता है ये क्या होता है यार, जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं यानी जो देख नहीं पाते हैं, वो क्या करते हैं, टच करके आपको प्रेस कर सकते हैं या कीबोर्ड चला सकते हैं। उनके लिए बेसिकली इस टाइप का कीबोर्ड जो है डिज़ाइन किया गया था। तो किसने डिज़ाइन किया? गूगल ने डिज़ाइन किया। बस इतना ही जो है आपको यहाँ पे समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है यार कि कंप्यूटर में आप कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीकी के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ करेंगे? जॉयस्टिक की बात कर रहे हैं। जॉयस्टिक आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया, अगर सक्षम की जो प्रैक्टिस है आप रेगुलर फॉलो करते हैं इन वीडियोस को, तो आपको पता होना चाहिए। जॉयस्टिक मैंने लास्ट टाइम बताया था यार कि जॉयस्टिक जो होता है आपका कंप्यूटर गेम्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। बचपन में तो खेला है, इस टाइप से ऐसे पकड़ा जाता था उसे, और जॉयस्टिक से जो है आप गेम खेलते थे। तो यहाँ पर जो ये जॉयस्टिक उपयोग है ये कहाँ पर किया जाता है, किस टाइप से यूज़ किया जाता है? एज अ कर्सर कंट्रोल की तरह। देखो अब ऐसा होता है ना कि आपके पास माउस है, जैसा माउस से तो भैया गेम खेलने को खेलता है इंसान, लेकिन उतना कंट्रोलिंग नहीं आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वो रिमोट जो आपका जॉयस्टिक होता है उससे खेला जाता है। वो एज अ कर्सर ही तो काम करता है, और किस चीज़ की तरह हम उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात बस यही है कि यार ये एज अ कर्सर कंट्रोलर काम करेगा। और आप सभी लोग जानते होंगे यार, जो जॉयस्टिक होता है वो कैसी डिवाइस है आपके पास? ये इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर में गेम खेल रहे हो तो इनपुट ही तो दे रहे हो आप कंप्यूटर को, और क्या कर रहे हो। चलिए 92 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, कैश मेमोरी के बीच क्रिया करती है, किन के बीच में क्रिया करती है? तो इसको जो इसका आंसर आता है वो आता है सीपीयू और रैम, ठीक। तो यहाँ पे होता है क्या यार, यहाँ पे होता है आपके पास एक सीपीयू, पहली बात, और दूसरा यहाँ पे आपके पास क्या होता है, एक कैश मेमोरी होती है जिसे सी से नोट कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपके पास होती है रैम, कुछ इस टाइप से। तो ये क्या करता है, बफर की तरह काम करता है सीपीयू और रैम के बीच में। तो अब देखो यहाँ पे जो कैश मेमोरी होती है ना, ये बहुत छोटी मेमोरी होती है। लगभग इसका जो साइज़ होता है वो 256 KB से लेकर के आपके पास ये होती है आपके पास 4 MB तक। हो सकती है इससे बड़ी भी आपके पास होती है, वेरी हो सकती है, बट लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसका जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा होता है। और दूसरी बात ये है कि यार जो ये होती है वो आपके पास फास्टेस्ट मेमोरी मानी जाती है, ठीक है। हालांकि चलिए खैर मैं इसको फास्टेस्ट नहीं बोलूँगा। फास्टेस्ट जो होती है वो आपके पास कौन सी मेमोरी होती है? वो आपके पास होती है रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। अभी जो रजिस्टर मेमोरी होती है, ध्यान रखने वाली बात है कि ये सीपीयू के साथ ही अटैच होती है। क्योंकि वो सीपीयू के साथ ही अटैच है इसलिए सबसे फास्टेस्ट मानी जाती है। बाकी जो कैश मेमोरी होती है वो सीपीयू और रैम के बीच में होती है, इसलिए ये रजिस्टर से थोड़ा कम ही फास्ट मानी जाती है। लेकिन एग्जाम क्वेश्चन में जब आपके पास आए कि भैया फास्टेस्ट मेमोरी कौन है, तो फिर रजिस्टर उसका आंसर होगा। और रजिस्टर अगर ऑप्शन में ना हुआ तो फिर आपके पास कौन सी हो जाएगी, आपके पास कैश मेमोरी उसका आंसर आ जाएगा। और कैश के बाद कौन सी होगी, उसके बाद आपके पास रैम आएगी, फिर उसके बाद आपके पास रोम आ जाती है। इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यार ये क्या करती है आपके पास कि कोई भी चीज़ जो होती है ना, वो आपका जो सीपीयू होता है, प्रोसेसर जो होता है, वो रैम से डेटा को उठाएगा। किससे उठाएगा? वो रैम से डेटा को उठाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि टाइम लगता है। अभी देखो ना, सीपीयू रैम के पास आएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। आपके पास जो कैश मेमोरी है वो सीपीयू के साथ अटैच है, बहुत छोटे उसके में मतलब एक पाथ में मैं कह सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रैम में आपका बहुत सारा डेटा स्टोर है, टाइम लगेगा इसको यहाँ पे प्रोसेस होने के लिए। लेकिन कैश सीपीयू के साथ ही लगा हुआ है, मतलब उसी के साथ अटैच नहीं है। अटैच तो रजिस्टर सीपीयू के साथ होता है, यहाँ बीच में लगा होता है। तो इसमें जो है टेम्पररी डेटा सेव हो जाता है कैश मेमोरी में। तो वो क्या करता है, रैम में जाने के बाद डायरेक्टली आपका यहीं से वो डेटा ले लेता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कभी अपना मोबाइल, तो सभी लोग चलाते हैं ना, तो मोबाइल में आपने क्या देखा होगा, जो आप मैक्सिमम चीज़ें जब टाइप करते हो गूगल पे, तो दोबारा कभी भी टाइप करोगे तो वो चीज़ आपको सबसे ऊपर दिखाई देती है, प्रायोरिटी के तौर पे सबसे ऊपर ही तो आता हो। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कुछ वो चीज़ें जो होती है कैश में ही आपके सेव हो जाती हैं। और कभी भी जब आप फ्यूचर में उस चीज़ को डिस्कवर करते हो, उस चीज़ को सर्च करते हो, तो आपको एक चीज़ पहले से ही ऊपर नज़र आती है, ठीक है। तो वो टेम्पररी है, तो आपके पास वो रैम में नहीं जाएगा, वो आपके पास जो है टेम्पररी लोकेशन में आपके कैश मेमोरी में वो चीज़ें सेव हो जाती हैं। और कभी भी आप सर्च करते हो तो वो आपको चीज़ें पहले दिख जाती हैं, और प्रोसेस होने में ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा टाइम नहीं लगता, नहीं तो फिर पूरा सा टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी सी बात होती है कैश मेमोरी के लिए। इसलिए यहाँ पे जो है कैश मेमोरी को यूज़ किया जाता है। और कभी कभार कैश जब ज़्यादा हो जाती है तो उसको आपने देखा होगा कि हम उसको रिमूव भी करते हैं, कैश क्लियर करने को भी आता है ना। तो उसमें अगर डेटा ज़्यादा हो गया तो कैश क्लियर कर दो, थोड़ा सा आपके पास जो है चीज़ों में थोड़ा चेंज नज़र आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी थोड़ी बहुत जो आपको ध्यान में रखनी थी। आगे क्या बात करेंगे,
आगे हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन आपके पास है जीबी कितने केबी के बराबर होता है। जीबी के बारे में बात कर रहे हैं भैया, कंप्यूटर में ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जो आपके पास 1 जीबी होता है वो आपके पास होता है 1024 MB के इक्वल, पहली बात, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और है, जो 1 MB होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है आपके पास 1024 KB के इक्वल होता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो हमें यहाँ पे केबी में बताना था कि यार 1 GB कितने इक्वल होता है। तो मैं ये करूँगा ना, 1 MB जब 1024 KB के इक्वल होता है तो 1024 MB कितने KB के इक्वल होगा, यानी एक के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 1024 मल्टीप्लाई आपके पास कितना आ जाएगा, 1024। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे जो है आपके पास इतना जो है KB आ जाएगा आंसर में, और ये किसके इक्वल आ रहा है, ये 1 GB के ही इक्वल आ रहा है। तो 1024 KB, 1024 KB क्यों आया, क्योंकि 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB, दैट इज वाई 1 GB इक्वल टू दिस वन। तो ये था बात, तो ये सी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये था भैया। उसके बाद हम 84 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं, उसको बोला जाता है एमुलेटर। इस चीज़ को बस डायरेक्टली आपको याद ही रखना है, एमुलेटर होता है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे समझो, जैसे फॉर एग्जांपल कभी बचपन में मारियो गेम खेला है, जिसने टीवी में खेला होगा वो जानता होगा। तो जब आप मारियो गेम जब खेलते थे, क्या आज आप उस गेम को खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो अलग हार्डवेयर के लिए डिज़ाइन गेम था, और जो आज की चीज़ें हैं वो अलग हार्डवेयर पे खेला जाता है। कोई भी गेम होता है वो उस हार्डवेयर के लिए डिज़ाइन किया है। तो मतलब पुरानी चीज़ों को आप आज नहीं खेल सकते, बट इन द हेल्प ऑफ एमुलेटर यू कैन प्ले। कैसे खेला जाता है, वो यही काम करता है भैया, ये नकल करेगा। मतलब जो पुराना आपका एक हार्डवेयर था उसकी नकल करेगा वो, कि भैया ये नए के जैसा है, इसलिए वो पॉसिबल हो पाता है वो गेम खेलना आज भी। जैसे आपके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो आपका एंड्रॉयड के लिए ही डिज़ाइन की गई हैं, आपका विंडो के लिए डिज़ाइन नहीं की गई। या आप ये भी समझ सकते हैं कुछ एप्लीकेशन केवल मात्र ऐसे होते हैं जो केवल आपका मोबाइल फ़ोन में ही चलेंगे, आपके सिस्टम पे नहीं चलेंगे, लेकिन एमुलेटर की मदद से आप उसे भी पॉसिबल बना सकते हैं। बस वो दिखाएगा हाँ भैया ये तो आपका एंड्रॉयड की तरह ही है, या ये एंड्रॉयड है, हालांकि होता वो विंडो है। क्यों, क्योंकि वो अलग चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, और वो अलग चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो हम क्या करते हैं, उसको नकल बनाने के लिए, कि उसको दिखाने के लिए यार कि उस पर्टिकुलर चीज़ को रन करने के लिए हम एमुलेटर का यूज़ करते हैं। तो इसलिए जो है पहला इसका आंसर हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको इस टाइप से जो है आप समझ लेना। उसके अलावा मेरे पास होता है यार सिमुलेटर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट है। सिमुलेटर का मतलब होता है सिमुलेशन करना। आप कोई भी चीज़ जब प्रैक्टिकली सॉल्व करते हो, मैंने आपको पहले भी इसका एग्जांपल दिया है, घर बनाना होता है, आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, एक छोटा सा नक्शा बनाते हैं, उस नक्शे को बनाया जाता है, और उसके बाद रियल टाइम पे किसी घर को बनाना होता है। तो नक्शे पे बनाया हुआ और रियल टाइम पे बना हुआ भैया थोड़ा सा डिफरेंस तो आता है। डिफरेंस का मतलब कभी आपका जो है लेबर नहीं आई, हो सकता है कभी आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन फिर भी जो आपकी चीज़ें एक पेन पेपर में मान लो, या कंप्यूटर में जो चीज़ें बनती हैं, उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है। तो उसी को बोला जाता है आपको सिमुलेशन करना। नासा हो गया, इसरो हो गया, इतने मिशंस जो होते हैं, मून मिशन, मार्स मिशन, ये ऐसे ही थोड़ा ना हो जाते हैं। वो पहले कंप्यूटर में चेक किए जाते हैं यार कि इस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग कैसी चीज़ें होने वाली है, किस कंडीशन में। कंप्यूटर में अगर ठीक आती चीज़ें तो रियल टाइम में भी वो चीज़ें करवाई जाती हैं, तो उसमें अच्छी आती हैं तो रियल टाइम में भी वो चीज़ें करवाई जाती हैं। तो इसका ये काम होता है सिमुलेटर का, सिमुलेशन करना, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना कि यार रियल टाइम में चीज़ें कैसे काम करेंगी। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक है इसमें इवैल्यूएटर। इवैल्यूएटर का मतलब ये इवैल्यूएशन करना, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन करना, बैटरी कितनी है, सीपीयू में आपके पास वर्कलोड कितना है, ये एक सिंपल सी बात हो जाती है। इसके अलावा एक पीसीबी होता है। पीसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, ये होती है आपके पास प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अभी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्या है भैया, ये अक्सर आपने देखा होगा अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर में, एक ऐसे मतलब जिसके ऊपर पूरे सर्किटरी माउंट होती है ना, और इसमें कुछ ऐसे ट्रैक्स होते हैं। ये ट्रैक्स हो सकता है आप ये चीज़ समझ ना पाओ, लेकिन उसमें देखा करो अपने, जैसे गूगल में चेक कर लिया करो कि पीसीबी ट्रैक क्या होते हैं, तब वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये होती है पीसीबी। तो हम क्या करते हैं, पहले जैसे सिमुलेटर करते हैं ना, सिमुलेशन, जैसे आपको चार्जर भी बना हो तो उसका भी सिमुलेशन होता है कि भैया पहले आप जो है सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन कर लो कि कैसे काम करने वाला है, तो फिर उसके बाद रियल टाइम में जो है एक आईसी लेके आओगे, रजिस्टर लेके आओगे, कंपोनेंट जो होते हैं वो चीज़ें लेके आओगे, फिर आप जो है उन सारी चीज़ों को रन करवाते हैं। उन चीज़ों को माउंट कराने के बाद उस चीज़ को चेक करते हो। तो ये सब काम किस में होता है, पीसीबी के अंदर होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3-4 चीज़ें अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और अगर आपने नहीं पढ़ाया तो तुक्के भी नहीं लगते हैं भाई। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में आयतों की संख्या कितनी होगी। तो आयतों की संख्या कितनी होती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आप सिंगल सिंगल काउंट कर लीजिए। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, यानी सिंगल सिंगल वाले यहाँ पे 8 हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यार कि जो मेरे पास आयत होते हैं ना, यानी जो स्क्वायर्स होते हैं वो भी आपके पास क्या होता है, रेक्टेंगल ही काउंट किए जाते हैं। मतलब सभी जो वर्ग हैं वो आयत होते हैं, सभी आयत आपके पास वर्ग नहीं होते। क्यों होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वैसे मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा। तो 1 वाले इसमें 8 आ चुके हैं। अब सेकंड वाले या डबल वाले काउंट करके चेक कर लेते हैं। डबल वाले मतलब ये एक ये वाला हो गया, इन दो को मिला के एक ये आता है, इन दो को मिला के 2 हो गया, इन दो को मिला के एक 3 हो गया, और ये आपके पास 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डबल वाले कितने आ गए, 4 आ गए। इसके बाद हम 3 करके चेक करते हैं, यानी 3 फिगर को एक साथ ले लो। जैसे ये 3 है ना, यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया ये 3, 1 2 3, यानी ये वाला और ये वाला 3 को एक साथ ले लिया। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे ये 3 को एक साथ ले सकते हैं आप, 2 हो गए। उसके अलावा आप ये 3 को एक साथ ले सकते हैं, 3 हो गए, और उसके बाद एक ये छूट चुका है, इसको भी आप एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 वाले कितने आ गए, इसमें 4 आ गए। उसके अलावा आप क्या करेंगे, 4 की मर्जिंग कर सकते हैं, 4 को एक साथ ले लो। 4 को कौन कौन से एक साथ ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 और 4, इन चारों को एक साथ ले लो। यहाँ पे इन चारों को एक साथ लेने के बाद आपको कुछ मिलेगा, ये वाला 1, और सेम ऐसे ही नीचे भी मिल जाएगा आपको 2, ये 2 हो गया। और सेम इस टाइप से ये आपके पास इन चारों को मिला के हो जाता है 1 और 3, इन चारों को मिला के, और एक ऐसे ही इन चारों को मिला के आपको एक मिलेगा आयत। तो मतलब 4 वाले कितने आ गए, 4 आ गए। ठीक है, अब 5 से भी कुछ नहीं मिलेगा, 6 से 0 मिलेंगे, 7 से 0 मिलेंगे। एक फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये आउटर वाला मिल जाएगा जो ऐसे आपको नज़र आने वाला है। ठीक है, ये फाइनल वाला। तो इसमें कितना हो जाएगा, 8 से मिलेंगे आपको यहाँ पे 1। टोटल जब भी अगर आप काउंट करते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, 8 4 12 4 16 4 20 और 21, यानी टोटल इसमें आएंगे 21। तो 21 जो है इसका आंसर हो जाता है, लेकिन 21 इसमें है नहीं। ठीक है, 21 इसमें है नहीं, तो जो है 21 इसका आंसर कर लीजिएगा। बाकी अगर इसमें चेंज होगा तो फिर मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो अभी ऑप्शन में तो है नहीं, तो 21 ही मेरे यहाँ पे आ रहे हैं भाई, तो इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कुछ चेंज होगा तो मैं बता दूंगा, बाकी वैसे इसमें 21 ही आ रहे हैं। चलिए 92 की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन जैसे कह रहे हैं हम वैसे ही फॉलो करते हैं। सभी महिलाएं बुला फूल हैं, तो हम इसको ऐसे बना लेंगे, भैया सभी महिलाएं फूल हैं तो महिलाओं को अंदर बना दो। सभी महिलाएं बुला फूल हैं तो फूल को आप कुछ ऐसे बना दो। ठीक है, ये फूल हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, सभी फूल वृक्ष हैं, इसका मतलब भैया वृक्ष जो है इसके बाहर से आ जाएगा, तो हमने ये वृक्ष का भी बना दिया कुछ ऐसे। अब हमारे पास कुछ निष्कर्ष हैं, निष्कर्ष को देख लेते हैं। पहला निष्कर्ष बोलता है सभी महिलाएं वृक्ष हैं। क्या ये बात सच है, सभी महिलाएं वृक्ष हैं? सभी महिलाएं वृक्ष हैं, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि महिलाएं अंदर लिखा हुआ है सभी महिलाएं, और वृक्ष इसके बाहर से है, तो हाँ बिल्कुल बात सही है, सभी महिलाएं वृक्ष हैं, तो पहले तो बात बिल्कुल सही है। सेकंड देखिएगा, सभी वृक्ष महिलाएं हैं, क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों बिल्कुल गलत है? अगर सभी वृक्ष महिलाएं होती तो वृक्ष आता ऐसे अंदर और महिलाएं आता ऐसे बाहर। अब क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा है नहीं, क्योंकि आपके पास तो वृक्ष तो बाहर है ना, इसलिए आपके पास दूसरा वाला गलत हो जाएगा। इसलिए आपको जब भी निष्कर्ष बोला जाए तो आपको केवल पहला निष्कर्ष जो है इसमें फॉलो करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 93 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, इसका हमें दर्पण इमेज निकालना है। ए भी एक रेखा है, ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ये आपको आकृति नजर आ रही है। इसी में आपको क्या चेक करना है कि क्या आपको ये प्रतिबिंब इसमें नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी आप क्या करेंगे, जैसे के मैंने आपको पहले भी बताया, देखिएगा यार, जो शीशे के पास में उसको शीशे के पास में रखने की कोशिश करनी है, तो के हमारा ऐसे बनेगा। दूसरा 3 अगर आप देखेंगे ये इस तरफ है, तो ऑब्वियसली बात है 3 हमारा दूर है, तो मतलब हम इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये एन आप देखेंगे कि ये वाली साइड जो शीशे के पास में है, तो हम इसको अभी भी शीशे के पास में कुछ ऐसे बना देंगे। उसके बाद एच देखिएगा, ये एच आपको कुछ ऐसे मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद 2 देखिएगा तो 2 आपको ऐसे मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा ये वाली साइड जो शीशे से दूर है, तो मैंने अभी भी ये वाली साइड शीशे से दूर बनाई है। और अगर आप इसमें चेक करेंगे तो ऑप्शन सी जो है इसको राइट आंसर आपको मिलेगा। K3NH2 ऐसे मिलेगा, और 4 और 6 भी आपको कुछ ऐसे मिलने वाला है। ठीक है, तो जो शीशे के पास में उसको शीशे के पास रखें, जो शीशे के दूर है उसको शीशे के दूर कीजिए। चलिए 94 की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। सबसे पहली बात यह है कि P+S, देखिए P+S का मतलब क्या है, जो A+B का मतलब है। A+B का मतलब था यहाँ A B का भाई है, सेम यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होगा कि जो P है वो S का भाई है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, जो P है भैया वो किसका भाई है, वो भाई है किसका, S का, तो P भाई है S का, पहली बात। उसके बाद दूसरा देखना है S मल्टीप्लाई Q है, क्या मल्टीप्लाई है? हाँ, जब मल्टीप्लाई आता है A मल्टीप्लाई B का मतलब होता है जो A है वो B की पुत्री है, इसका मतलब जो S होगा वो Q की पुत्री होगी, यानी जो S है वो पुत्री होगी किसकी, ये पुत्री होगी आपके पास Q की, तो Q आप इसको ऐसे बना लो।
बात क्लियर है। उसके बाद देखना Q मल्टीप्लाई R। अब सेम वही चीज़, जब A मल्टीप्लाई B का मतलब A B की पुत्री है, तो Q मल्टीप्लाई R का मतलब Q R की पुत्री है। तो मतलब क्या होगा, Q होगी पुत्री किसकी, Q पुत्री होगी आपके पास R की। बात क्लियर है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा A माइनस B। A माइनस B का मतलब क्या होता है, जो A है वो B की पत्नी है। इसका मतलब R माइनस T का मतलब जो R है वो T की पत्नी है, जो R है वो T की क्या है, पत्नी है। तो मतलब मैं इसको सर्कल से दिखा रहा हूँ, किसकी पत्नी है ये T की पत्नी है, तो T को हम ऐसे दिखा देंगे। उसके बाद डिवाइड का साइन है T डिवाइड V। डिवाइड में क्या कहता है, डिवाइड में कहता है अगर A डिवाइड B है तो इसका अर्थ होता है, बोला A जो है वो B का पिता है, इसका मतलब जो T है वो V का पिता है। जो T है वो किसका पिता है, V का, यानी इसका मतलब V आएगा आपके पास यहाँ पे नीचे, तो ये पिता हो गया। ठीक है, T किसका पिता हो गया, V का। उसके बाद ध्यान देना सेम वही प्रोसेस चलेगा। A डिवाइड B का मतलब A B का पिता है, तो V डिवाइड U का मतलब V U का पिता है। तो V क्या है, पिता है, किसका, V पिता है, इसका एक बेटा होगा किसका, U का। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा था T का P से क्या संबंध है, यानी T क्या लगेगा P का। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यार जो Q है वो S की क्या है, माता है, Q S की माता है, और ये जो T है वो क्या होगा, ये T और R की बेटी है Q। तो इसका मतलब ये P क्या लगेगा, T के साथ रिश्ता, ये नाना का रिश्ता होगा, मतलब जो T है वो P का नाना लगेगा। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से जो है आपको ये बनाना था, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। 95 की तरफ बढ़ते हैं। किसी विशिष्ट कूट भाषा में दिस इज डन को कोज मोर सोच लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, किसी विशिष्ट भाषा में कोज मोर सोच लिखा जाता है, दैट इज ओके को लोज रोज मोर लिखा जाता है। अब सबसे पहले एक चीज़ देखना, इसमें आपको कॉमन देखना है। कॉमन क्या देखना है, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है दैट इज ओके, और यहाँ पे लिखा है यू आर ओके। देखो दैट इज ओके लिखा हुआ है ना, यहाँ पे दैट इज ओके लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर ओके। इसमें देखो ओके इसके पास भी, ओके इसके पास भी, ये दोनों के दोनों कॉमन है। इसका मतलब इसमें और इसमें एक ऐसी चीज़ जो कॉमन हो, आप देखेंगे कि यहाँ पे LOG ये कॉमन है, LOG कॉमन है। इसका मतलब ओके को हम क्या लिखेंगे, ओके को हम लिख सकते हैं LOJ। बात क्लियर हो गई, इतनी बात शायद आपको क्लियर होनी चाहिए आई थिंक। दूसरी चीज़ देखना, इसमें देखिएगा दिस इज डन और दैट इज़ ओके। इसका मतलब यहाँ पे इज इसके पास भी है, इसके पास भी है, दोनों कॉमन है। तो हमें देखना है इसमें और इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें जो कॉमन है। आप देखोगे इसके पास मोर है, इसके पास मोर है, तो यहाँ पे जैसे इज और इज कॉमन था वैसे मोर और मोर कॉमन है। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि यार जो इज है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आपके पास MOR। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना था कि दैट को क्या लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यार ओके, ओके का मतलब हो गया LOG, इसका मतलब हो गया MOR। तो दैट ऑब्वियस ही बात है यार, दैट क्या बचा, दैट ये बचेगा ना KOG। तो KOG होगा ना, LOG MOR, ओके का मतलब हो गया LOG। ओके ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलत देख रहा हूँ, गलत चेक कर रहा हूँ मैं। हमें देखना है दैट इज ओके को, दैट इज ओके को तो यहाँ लिखा है तो ROG इसका आंसर आएगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि MOR आ चुका है, MOR इसका मतलब होता है ओके का मतलब IOJ होता है, तो MOR ही तो सॉरी ROJ ही तो बचा। ठीक है ना, MOR, तो इसका मतलब जो है D जो है इसका ऑप्शन राइट आंसर आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से जो है आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 96 की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में L के दाईं ओर से पांचवा अक्षर, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, कैसे, ABCD आपको लिखनी पड़ेगी यार। AB हो गया, ABCDEFGHIJKLM, ये हो गया NOPQR। अब इसने क्या बोला था, L के दाईं ओर पांचवें अक्षर के बाईं ओर। L के दाएं पांचवा अक्षर कौन है, ये L हो गया, तो इसके बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन है, दाएं अक्षर। ठीक है, ये क्योंकि आगे चलेगा, तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, मतलब Q। तो पांचवा कौन सा हो गया, Q हो गया। बाएं ओर से 10वां अक्षर, इसका मतलब अब मुझे ना यहाँ से 10वां अक्षर देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ध्यान रखना, ये जो इसको मैंने आगे लिख सकता हूँ, इसको बस थोड़ा सा मैंने ऐसे लिख दिया, तो मतलब यहाँ से आपको 10 गिनना है। तो वापस आ जाओ यहाँ से, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, मतलब जी जो है आपके पास 10th पोजीशन में आएगा। इसने ये बोला ना बाईं ओर से 10वां अक्षर क्या होगा, तो अब जो है इसके बाईं ओर से आपका ये होगा PON। ऐसा ये मत सोच लेना कि ये दायां है, ये बायां होगा, क्योंकि हम इस लाइन को इधर लिखेंगे तो ये सब कुछ इस टाइप से बाएं की तरफ आएगा। तो जी जो है इसमें आपके पास जो है आंसर हो जाता है। 97 की तरफ बढ़ेंगे।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, तो क्वेश्चन में 4:30 बजा दो। मान लो यार मेरे पास एक घड़ी है और इस घड़ी में 4:30 कब बजेंगे, 4:30 तब बजेंगे ना जब आपका मिनट वाली सुई होगी कुछ ऐसे, और मान लो ये 3 है और यहाँ पे मान लेते हैं ये 4 है, यहाँ पे ये 5 है। 4:30 कुछ ऐसे होगा जब आपके पास घंटे की सुई होगी कुछ ऐसे। अब इसने क्या बोला, यदि मिनट की सुई जो है पूरब की दिशा की तरफ चली जाए। अब मान लो कि यार जो घड़ी है ये आपके पास चली जाती है पूरब दिशा में, इसका मतलब जो घड़ी पहले नीचे थी वो पूरब की दिशा में हो जाएगी, मतलब वो होगी कुछ ऐसे। तो लगभग ये आपके पास मैं कह सकता हूँ 30 यानी 90 डिग्री का रोटेशन इसमें हुआ है। तो ऐसे ही रोटेशन जो है आप इसको यहाँ कर लो तो लगभग ये आपके पास आएगी इस तरफ। कौन सी, घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई कुछ ऐसे नजर आएगी। इतनी बात शायद क्लियर होनी चाहिए। और ये कौन सी दिशा हो जाएगी फिर, ये आपके पास उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी, क्योंकि देखो ना यहाँ पे आपके पास ये ईस्ट हो जाती है, ये आपके पास वेस्ट होगी, ये नॉर्थ होगी और ये साउथ हो जाएगी। तो ये वाली जो दिशा होगी ये कौन सी दिशा है, ये आपके पास ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वाली दिशा हो जाती है, यानी दक्षिण पूर्व जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। ये वाली इधर आ जाएगी तो ये वाली ऐसे ऊपर आ जाएगी। इसको 90 डिग्री रोटेट मत करवा देना। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 98 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है यदि शब्द दिस वन को पहले तीसरे में आपस में बदल दिया जाए तो इसी प्रकार दूसरे चौथे पांचवें और सातवें अक्षर को भी आपस में अदल बदल जाए तो आगे परिवर्तन का ये क्रम जारी रखे तो दाएं से गिनने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब कुछ ऐसा कर सकते हैं। कैसा, सबसे पहले इसने क्या बोला है, दूसरे और चौथे को जो है चेंज करना है। भैया किसको चेंज करना है, दूसरे और चौथे को करना है चेंज। सॉरी दूसरा चौथा नहीं है, पहले और तीसरे को करना है चेंज। तो पहला और तीसरा चेंज कर दो, एन हो गया और सी हो गया। तो पहला और तीसरा चेंज हो गया। उसके बाद आपको चेंज करना है दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा इसका मतलब जी और ओ को चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसी टाइप से जो है आपको बदलना है, यानी हर तीसरा अक्षर चेंज करना है। जैसे आर को जी से रिप्लेस करना पड़ेगा और इसको आर से रिप्लेस करना पड़ेगा। इधर ए लिखना पड़ेगा, इधर ई लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हर तीसरा अक्षर चेंज करना है। जैसे अब देखो ओ टी की जगह पे आएगा, टी ओ की जगह पे आएगा, कुछ इस टाइप से ओ हो जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा, ये टी आ जाएगा और लास्ट में आपके पास आई आ जाएगा, कुछ ऐसे। अब आपसे क्या बोल रहा है कि दाईं ओर से गिनने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। दाईं ओर से गिनने पर 10वां अक्षर आपको बताना है। देखो दायां ऐसा है ना, ये ऐसा होगा। दाईं ओर से गिनोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इतना सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी वैसे। तो जो है सी जो है इसका राइट आंसर आ जाता है, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको 10वां अक्षर बोला जाता तो आप यहीं से काउंट भी कर लेते उसको पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मैदान में कुछ बतख और बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 सिर हैं, 224 पैर हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो कि यार मैं मान लेता हूँ, देखो यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं जो बतख होगा उसके पास कितने हैं, 2 पैर होते हैं, ठीक है। और कुल मिलाकर जो आपके पास बकरे हैं, बकरे के पास कितने होंगे, बकरे के पास भी 2 और 2 4 पैर होंगे। तो मैं पहले एक बात मान लेता हूँ ना, पेयर मान लेता हूँ कि मान लो कि सभी के पास 2-2 पैर है। मैं ये मान लेता हूँ सभी के पास कितने हैं, 2-2 पैर है। अब क्योंकि सभी के पास 2-2 पैर हैं तो मैं ये क्या कह रहा हूँ कि अगर मान लो कि 77 सिर हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनका डबल कर दो। अगर किसी के पास 77 सिर हैं और मैं कह रहा हूँ हर एक के पास 2 पैर हैं तो 77 सिर वालों के पास कितने पैर हो जाएंगे। तो 77 × 22 कर दो। अब इनको थोड़ा सा हम 14 हो जाएगा, ये 154 आ जाएगा और नीचे भी आपके पास 154 आ जाएगा। बचपन वाला तरीका, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 4 आ जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी 1694। क्या कुछ गलत हुई है, गलत हुआ है, हमने गलत किया है, ठीक है। ये 22 से नहीं, इसको डबल से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी 154 आ जाएगा। कैसे यार, अगर 77 सर हैं, हर एक के 2 पैर होंगे तो 77 × 2 कर दो, 154 आ जाएगा, यानी 154 पैर आ गए। लेकिन एक्चुअल में 154 पैर नहीं है। टोटल पैर कितने थे, 224 पैर थे। और एक्स्ट्रा पैर किसके होंगे, ये होंगे आपके पास बकरी के पैर एक्स्ट्रा, यानी 224 से 154 माइनस कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लो, 224 से 154 माइनस कर लो, आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 70, यानी 70 आ जाएगा। यानी 70 का मतलब समझते हो, 70 का मतलब हो गया कि आपके पास जो होंगे 35 तो हो गया आपके पास यहाँ पे क्या, बकरे। और आपको क्या बताना है, बतखों की संख्या बतानी है। तो अब आप क्या करेंगे, 35 हो जाएंगे बतख और 77 - 35 कर दो तो टोटल मिल जाएगा आपको कितना, 42, यानी 42 आपके पास क्या आएंगे, ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आई होगी। बतखों की संख्या बतानी थी। आज का लास्ट क्वेश्चन, एक दंपति के 5 विवाहित पुत्र हैं। तो दंपति का मतलब एक महिला होगी ऐसे और एक आपके पास पुरुष होगा, ठीक है, ऐसे 5 विवाहित पुत्र। अब देखो इनके 5 विवाहित पुत्र हैं
ठीक है। 5 वाहित पुत्र मतलब एक पुत्र, ये दूसरा बना लो, ये तीसरा बना लो, ठीक है। वैसे ये ऐसे करने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये 5 पुत्र हो गए, ठीक है। अब ये विवाहित हैं, इनका मतलब इनकी एक एक वाइफ भी होगी, ये वाइफ होगी इनकी, ठीक। तो मैं आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो थोड़ा सा क्या करें, आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये इस टाइप से आ गया, ठीक है। तो ये दंपति थे, इनके 5 पुत्र हैं जो विवाहित हैं, और इसने क्या बोला है, प्रत्येक के 5-5 पुत्र, प्रत्येक के 5-5 पुत्र, मतलब इसके यहाँ पे 5 पुत्र, इसके भी यहाँ पे 5 पुत्र होंगे, इसके भी 5 पुत्र होंगे, इसके भी यहाँ पे 5 पुत्र होंगे, और इसके भी 5 पुत्र होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा डायग्राम बना के दिखा दिया। अब बताना है आपको कि कुल कितने सदस्य हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, 5 और 5 10 और 5 15, 5 20 और 5 25। देखो 25 तो हो गए टोटल पुत्र। उसके बाद इनको देखो, ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग ये हो जाएंगे, और 2 लोग ये ऊपर वाले भी हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, और आपके पास टोटल कितने आएंगे, 37 लोग आ जाएंगे। यानी 37 लोग जो हैं उस परिवार में हैं। और अगर यहीं पे क्वेश्चन क्या जस्ट घूमता है कि बताओ भैया महिलाओं की संख्या कितनी है, तो जितने आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं वो सभी की सभी महिलाएं हैं, तो महिलाएं भी आप आराम से काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा फिगर बना दिया, ठीक है। वैसे अगर एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन करने तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं होती है, पर फिर भी आप लोग ऐसा कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ।